नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में। जैसा कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बीए या एमए की जो फाइनल परीक्षा होती है विश्वविद्यालय स्तर की, उन परीक्षाओं के हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं। तो इतिहास जो कि हम प्रारंभ से ही लेकर चल रहे हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता हमारा चल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक कक्षा हो चुकी है। आज हम दूसरी कक्षा प्रारंभ करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। तो जैसा कि आपको याद हो, कल हमने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के विषय में बताया था। जो हमारा लास्ट बिंदु था वो ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उत्तर दक्षिण विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार। आपने देखा होगा कि उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिण में महाराष्ट्र में दहमाबाद, पूर्व में जो सबसे पूर्वी बिंदु है सिंधु सभ्यता का वो हमारे मेरठ में आलमगीरपुर, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सूतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, जो समुद्र तट यानी जो मकरान समुद्र तट है उसके किनारे पर वो पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तक कल हम लोगों ने कर लिया था। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। तो आज जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये हमारी अगली कक्षा है। सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल हमने भौगोलिक विस्तार पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का। आज हम उससे आगे की कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगली महत्वपूर्ण बिंदु है वो सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे वो डालेंगे सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण में बहुत सारे विभिन्न बहुत सारे जो विद्वान है या पुरातत्ववेता है, इतिहासकार हैं, उन्होंने विभिन्न मत दिए हैं। परंतु हम यहाँ उन्हीं विद्वानों का मतों का जिक्र करेंगे जिनके जो मत है या जिनके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल महत्वपूर्ण है या जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल के निर्धारण किया था या करने का प्रयास किया था वो हमारे जॉन मार्शल साहब ने किया था। 1931 ईस्वी में उन्होंने इस सभ्यता के काल के निर्धारण का प्रयास किया था। तो हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो जॉन मार्शल ने किया था। इस बिंदु को हम लिख लेंगे। सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण का सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल ने किया था। देखिए, इन्हीं के अंडर में राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता की यानी हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, जिससे हमारी हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी। तो इन्होंने 1931 ईस्वी में इस सभ्यता की तिथि का निर्धारण लगभग 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक इन्होंने निर्धारित किया था। तो हम लिख लेंगे मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से लेकर, ये कहें कि 3250 ईसा पूर्व से
2750 ईसा पूर्व, 2750 ईसा पूर्व था। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व था। परीक्षाओं में अनेकों बार ये पूछा गया है कि जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो क्या है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है जॉन मार्शल के अनुसार वो 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व था। इस समय का निर्धारण मार्शल ने 1931 ईस्वी में किया था। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने भी अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन सर्वप्रमुख जो मत माना जाता है या ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त समय है वो जो हमारी एक कार्बन डेटिंग विधि होती है जिसको हम C14 या कार्बन 14 विधि बोलते हैं, उसके द्वारा जो ज्ञात समय है वो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त समय है या वही सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो हम देखते हैं कि रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन पद्धति द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का विश्लेषण किया गया है या कहें कि हड़प्पा की जो तिथि है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है या मानी गई है। यानी रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन पद्धति के द्वारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की निर्धारित तिथि 2750 एक बार रुकिएगा। तो हम चल रहे थे रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता तो हम बात कर रहे थे कि जो कार्बन डेटिंग विधि है उसके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता की निर्धारित तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। यही मत सर्वाधिक मान्य है। यही मत सर्वाधिक मान्य है। देखिए सिंधु सभ्यता का जो काल का निर्धारण है उसमें हमारे जो इतिहासकार हैं या विभिन्न पुरातत्ववेत्ता हैं वो एक मत नहीं है। उनमें समय को लेकर के विभिन्न एक तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न मत हैं। सभी इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा और विश्वसनीय जो समय माना जाता है वो रेडियो कार्बन 14 विधि के द्वारा जो निर्धारित समय है वो माना जाता है, जो कि 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इसके अतिरिक्त समय पर विभिन्न विद्वानों ने भी अपने अपने मत प्रकट किए हैं कि किसका समय कब है। तो कुछ अन्य विद्वान हैं जिनके मतानुसार सिंधु सभ्यता का जो काल है वो पूछ लिया जाता है। यानी कई विद्वानों ने खुदाई की है, वहाँ पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की है, तो उन्होंने भी अपने अपने मत दिए हैं। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम उनके जो अन्य विद्वान हैं उनके मतों को भी जानेंगे कि उन्होंने कब कब सिंधु सभ्यता के समय को माना है, जो परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो हेडिंग डालेंगे कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार, कुछ अन्य
विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता का काल। तो इस तरफ विद्वान यानी किस विद्वान ने क्या समय बताया है, और इधर लिखेंगे समय यानी किस विद्वान के अनुसार क्या समय है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्नेस्ट मैके की, जिन्होंने 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु सभ्यता का निर्धारित किया है। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, इन्होंने 2800 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। 2500 ईसा पूर्व अर्थात लगभग 300 वर्ष इन्होंने सिंधु सभ्यता की अवधि मानी है। इनके अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व का समय है, तो इनके अनुसार सिंधु सभ्यता मात्र 300 वर्षों तक ही स्थापित रही। अगले विद्वान है माधु स्वरूप वत्स, जो कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता है। माधु स्वरूप वत्स, यदि इनकी बात की जाए तो इनके अनुसार जो समय है वो 3500 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व है, अर्थात 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व है। इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता का काल है वो लगभग 800 वर्षों तक का काल है, यानी इनके अनुसार सिंधु सभ्यता जो रही वो 800 वर्षों तक सिंधु सभ्यता जीवित रही, उसके बाद नष्ट हो गई। अगले विद्वान है मार्टिमर व्हीलर, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का काल 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व माना है। अगले हैं मार्टिमर व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, इनके अनुसार जो सिंधु सभ्यता का समय है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक का समय है, यानी इनके अनुसार सिंधु सभ्यता लगभग 1000 वर्ष तक अपने समय तक रही, यानी 1000 साल तक वो जीवित अवस्था में रही, उसके बाद सिंधु सभ्यता नष्ट हुई। देखिए ये तो थे सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण, ये सभी विवादग्रस्त हैं। जैसा कि सिंधु सभ्यता में जो काल के निर्धारण का प्रयास है सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया 1931 में। इन्होंने 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक का समय जॉन मार्शल ने निर्धारित किया। इसके बाद रेडियो कार्बन 14 जैसी जो नवीन विश्लेषण पद्धति है इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि का निर्धारण किया गया, जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। रेडियो कार्बन 14 का जो समय है वही सर्वाधिक मान्य है। इसके अतिरिक्त तो कुछ अन्य विद्वान जिन्होंने वहां खुदाई करवाई या विश्लेषण किया, जिनमें अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप वत्स, ये सभी हैं। इन्होंने अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक का समय इन्होंने माना है, यानी लगभग 300 साल का समय इन्होंने माना है, यानी इनके अनुसार लगभग 300 साल तक सिंधु घाटी सभ्यता रही। ये माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय माना है वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2700 ईसा पूर्व तक का समय माना है, यानी माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो अपने अस्तित्व में लगभग 800 वर्ष तक रही। उनके बाद मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने जो समय निर्धारित किया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व, यानी मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक अपने अस्तित्व में रही। इनके अतिरिक्त अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता की। देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता यानी सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो इसको लेकर के भी इतिहासकारों में मतभेद है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी किन लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया या सिंधु सभ्यता विकसित की। इसमें भी अनेक विद्वानों के मत अलग अलग हैं, जिसमें कि सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनसे ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या थी वो मिश्रित प्रजाति की जनसंख्या थी। मिश्रित प्रजाति से मतलब है
कि ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई वो एक ही जाति के लोग थे, या अलग अलग जाति के लोग थे। तो कम से कम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, उसमें 4 प्रजातियां प्राप्त हुई हैं। तो इस बिंदु को आप लिख लीजिए कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रकार की थी, यानी मोहनजोदड़ो में 4 प्रकार की जातियां पाई गई हैं। 4 प्रकार की मानव जातियां पाई गई हैं। इससे ये जटिल हो जाता है, मतलब ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि इन 4 प्रकार की मानव जातियों में से कौन सी मानव जाति थी जिसने सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का बसाया होगा, या शुरुआत में जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की होगी। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं में सिंधु सभ्यता से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे यही पता चलाता है अब तक कि मोहनजोदड़ो में मिश्रित प्रकार की जनसंख्या पाई जाती थी। विद्वानों ने जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका विश्लेषण कर ये बताया कि यहाँ लगभग 4 प्रकार की जातियां निवास करती थी। तो विद्वानों में मतभेद है कि भाई कौन सी ऐसी प्रजाति रही होगी जिसने सबसे पहले सिंधु सभ्यता को बसाया होगा। तो एक आम धारणा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय लोग थे। इस बात को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मानव जाति के, वो भूमध्य सागरीय जाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप इसको लिख लेंगे कि आम धारणा के अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः आम धारणा के अनुसार मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय थे, या ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि द्रविड़ जाति के लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। इसको भी लिख लेंगे आप। परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि द्रविड़ जाति के लोग ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। देखिए यहां से हमें 2 प्रकार के लोगों की पता चलती है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। पहला भूमध्य सागरीय लोग, यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमध्य सागरीय लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। दूसरा जो ये हमारी द्रविड़ जाति है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि द्रविड़ जाति के लोगों ने ही सिंधु सभ्यता को बसाया था।
तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, वैसे तो ये विवादग्रस्त है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो प्रमुख मत माने जाते हैं वो यही माने जाते हैं कि या तो भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता बसाई गई थी अथवा द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा सिंधु सभ्यता बसाई गई थी। इसके अनुसार भी कुछ लोगों ने अपने मत दिए हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र है। इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य लोग थे, यानी डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र के अनुसार आर्य जाति के लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है गार्डन चाइल्ड, नाम पर मत जाइएगा, गार्डन चाइल्ड बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं ये। गार्डन चाइल्ड का मानना है कि जो सुमेरियन लोग हैं उन्होंने सिंधु सभ्यता को बसाया था। तो इनके मत को आप नोट कर लेंगे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार, गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि गार्डन चाइल्ड ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन लोग थे। राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी और उनके बाद राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ जाति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को भी। राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता को बसाया था या सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। सिंधु सभ्यता को स्थापित किया था। देखिए स्थापना का भी अब हमको लगभग पता चल ही गया है कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो भूमध्य सागरीय लोग माने जाते हैं, कुछ द्रविड़ जाति के लोग माने जाते हैं, जिनमें से प्रमुख दो विद्वान हैं गार्डन चाइल्ड, उनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं, और राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ लोग ही हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता को बसाया है। अब इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना कैसी थी या नगर नियोजन कैसा था। तो हम नोट कर लेंगे इसको भी। नगर नियोजन हेडिंग डालेंगे, नगर नियोजन। देखिए इससे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो नगरों को बड़े ही अच्छे ढंग से बसाया गया था। कॉलोनियां काट करके, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें चौड़ी थी, साफ थी, ठीक है। तो हम एक बार उसकी नगर नियोजन व्यवस्था क्या थी उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता है वो उसकी नगर नियोजन, नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। इसको हम नोट कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर नियोजन एवं जल निकास प्रणाली है, एवं जल निकास प्रणाली है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान समय में जो जल निकास की एक सीवर वाली योजना है, जिसमें
सड़कों के अंदर पाइप डाल करके पानी निकालने की व्यवस्था की जाती है, वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रभावशाली विशेषता है वो उसकी नगर योजना और जल निकास प्रणाली है। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना है वो जान पद्धति पर आधारित है, इसको भी नोट कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जाल, जाल को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिड, पद्धति पर आधारित थी। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चाहे कितना भी बड़ा नगर रहा हो, चाहे लोथल रहा हो या मोहनजोदड़ो हो या कालीबंगा हो, ये तीनों नगर ऐसे थे जो समान प्रकार से बसाए गए थे, अर्थात एक योजना के अनुसार बसाए गए थे। इनकी जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि घुमावदार मोड़ सड़कों पर हो या गलियों में घुमावदार मोड़ हो। तो इनकी जो योजना है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है वो एक विशेष प्रकार की योजना है जो एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो आप इसमें नोट करेंगे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नगर, लोथल जो कि गुजरात में है, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और कालीबंगा जो कि हमारे वर्तमान राजस्थान में है। ये 3 शहर, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ये तीनों नगर हड़प्पा सभ्यता के ऐसे थे जिनकी नगर योजना एक समान थी। तो आप इनको लिख लेंगे। लोथल मैं गलत बोल गया, हड़प्पा है, हड़प्पा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, कालीबंगा, तीनों नगरों की नगर योजना समान थी, यानी ये तीनों नगर एक जैसी योजना के अनुसार बसाए गए थे। जो भी इनका आर्किटेक्चर रहा होगा, ऐसा विद्वान मानते हैं कि वो एक ही व्यक्ति रहा होगा या एक ही जैसी नगर योजना के अनुसार इन तीनों नगरों का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं, इस बात को भी आप लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी की मूर्तियां, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, परंतु कहीं से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बात को आपको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। केवल मोहनजोदड़ो से एकमात्र ऐसा स्थान है मोहनजोदड़ो जहां से स्तूप के अवशेष मिले हैं। इस स्तूप को भी कुषाणकालीन माना गया है। तो आप लिख लेंगे मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थान है जहां से एक स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसे कुषाणकालीन माना गया है। स्तूप को इसे कुषाणकालीन माना गया है।
जैसा मैंने पहले ही बताया कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ बहुतायत पाई गई हैं। कांसे की मूर्तियाँ पाई गई हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, खिलौने पाए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसे साक्ष्य नहीं पाए गए हैं जहाँ पे मंदिर प्राप्त हुआ हो या कोई देवालय प्राप्त हुआ हो। लेकिन मोहनजोदड़ो पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो पूरा विस्तार है, चाहे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान का सिंध प्रांत हो या जहाँ जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली है, वहाँ पर कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं है। लेकिन मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसा शहर या नगर है जहाँ से एक स्तूप के अवशेष मिले हैं, और वो जो स्तूप है वो भी हड़प्पा कालीन नहीं माना जाता है, वो भी कुषाण कालीन माना गया है कि स्तूपों का निर्माण कुषाण काल में सबसे पहले हुआ था। तो कुषाणों ने ही इस स्तूप का निर्माण कराया था। समय के आधार पर इसको ज्ञात किया गया है कि ये कुषाण कालीन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सड़कों की, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी। सड़कें देखिए, हड़प्पा कालीन जो सड़कें थी चौड़ी थी और साफ सुथरी सड़कें रहती थी। 90 अंश पर एक दूसरे को काटने वाली सड़कें थी। जाल पद्धति के आधार पर नगरों का निर्माण किया गया था, तो सड़कों का पूरा जाल सा बिछा रहता था पूरे नगर में। तो हम बात कर लेते हैं, सड़कें तथा गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। तो आप लिख लेंगे कि सड़कें तथा गलियां निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें तथा गलियां निश्चित कहें या निर्धारित योजना के अनुसार, निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई थी। सड़कें तथा गलियां निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई थी। जो कि एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हुई जाल से प्रतीत होती थी। तो इसको भी नोट कर लेंगे, सड़कें एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल सी प्रतीत होती थी। ये सड़कों की है। देखिए, सड़कों से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की क्या विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कों की विशेषता थी वो यही थी कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें स्वच्छ होती थी, साफ होती थी और पूर्व पश्चिम की ओर ज़्यादातर सड़कें हुआ करती थी। अब हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों की। सड़कें चौड़ी थी, अच्छी थी, नालियाँ कैसी थी? तो आप लोग हेडिंग डालेंगे नालियाँ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी ये अद्वितीय थी। कह सकते हैं कि जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। अद्वितीय विशेषता थी। देखिए, अद्वितीय का मतलब होता है कि जिस समय सिंधु सभ्यता थी तो विश्व में अन्य और भी कई सभ्यताएं थीं, लेकिन सिंधु सभ्यता के अतिरिक्त और किसी भी सभ्यता में जल निकास की इतनी बेहतर प्रणाली नहीं पाई गई जितनी बेहतर प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की थी।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली है वो एक बहुत ही अद्वितीय प्रकार की है, यानी ऐसी कोई विशेषता अन्य किसी सभ्यता में नहीं पाई गई। तो इसको लिख लेंगे, जो किसी भी समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है, जो किसी भी अन्य समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है। तो ये नालियों की यदि बात की जाए तो जल निकास प्रणाली जो थी वो सिंधु सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जो किसी अन्य समकालीन सभ्यता में प्राप्त नहीं होती है। नालियाँ ढकी हुई होती थी, जिस तरह से सीवर आजकल डले होते हैं सड़कों में, उसी तरीका से उस समय की जल निकास प्रणाली थी। अब हम बात कर लेते हैं इसको पहले साफ थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की ऐसी प्राचीनतम सभ्यता है जो शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता होने के कारण कोई ना कोई नगर प्रशासन अवश्य रहा होगा। जैसे वर्तमान समय में नगर पालिकाएं होती हैं, जो नगर के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं, नालों का निर्माण करते हैं, सफाई की व्यवस्था करते हैं और समय समय पर छिड़काव इत्यादि कराते हैं। तो इस तरह की नगर की योजना को देख करके ऐसा ही कहा जा सकता है कि कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था उस समय भी रही होगी। तो लिखेंगे कि जो नालियां थी ये ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। सिंधु सभ्यता की नालियां ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। कालीबंगा के अनेक घरों में, कालीबंगा को आप विशेष तौर पर याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा का अर्थ होता है कांच की चूड़ियाँ या काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा के अनेक घरों में कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं प्राप्त हुए हैं। यानी कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां लोगों ने अपने घर में पानी के स्रोत के रूप में कुएं खुदवा कर रखे थे और उन्हीं से वो अपने पानी की पूर्ति करते थे। अब हम बात कर लेते हैं ईंटों की, कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार जो नगर थे वो ईंटों के बने हुए थे या कच्ची मिट्टी के बने हुए थे। तो हम बात कर लेते हैं ईंटें कैसी थी। कई बार परीक्षाओं में ईंटों का आकार वगैरह पूछ लिया जाता है। वैसे तो विशेष प्रकार की कोई बात नहीं है ईंटों में, लेकिन फिर भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो अन्य प्रमुख नगर हैं वो पक्की ईंटों के थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने हुए थे। तो आप इस बात को नोट कर लेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य नगर पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर ये जो नगर थे, ये कहें कि इन नगरों में जो ईंटों का प्रयोग किया गया था, रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था।
यदि ईंटों की चौड़ाई, मोटाई, लंबाई के अनुपात की बात की जाए तो ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको आप लिख लेंगे ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात। मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। इस अनुपात को ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन में या नगर निर्माण में या भवनों के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया था उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात क्या था। तो ये ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य जो भी नगर है वो पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर ये कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। यदि ईंट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के अनुपात की बात की जाए तो 4:2:1 के अनुपात में ईंटें बनी हुई थी। भवन की यदि बात की जाए, भवन कैसे बने हुए थे सिंधु सभ्यता में, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे भवन, यानी भवन किस प्रकार के बने हुए थे। यदि भवन की बात की जाए तो सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4 या 5 कमरे होते थे। लिख लीजिए, सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4 या 5 कमरे होते थे। जिनमें 4 या 5 कमरे होते थे। घर में आंगन, एक रसोई, आंगन, एक रसोई खाना पकाने के लिए, और रसोई के साथ साथ एक स्नानागार। घर में आंगन, एक रसोई और एक स्नानागार बना होता था। ठीक है। यदि हम भवन की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके मकान, भवन कैसे होते थे, तो सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4 या 5 कमरे होते थे। 4-5 कमरों के अलावा घर में ही एक आंगन होता था, एक रसोई होती थी और एक स्नानागार बना होता था। इस प्रकार के भवन सिंधु घाटी सभ्यता में बने होते थे।